दोस्तों, किसी भी रहस्य की गहराई तक जानने की जिज्ञासा इंसानों के मन में हमेशा से रही है। आज भी ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में खोज जारी है। ये खोज आज से नहीं बल्कि लंबे समय से चली आ रही है। ऐसे कई एंशिएंट सीक्रेट्स हैं जिनके बारे में हिटलर की नाजी आर्मी पता लगाना चाहती थी। नाजी आर्मी ने सीक्रेट्स का पता लगाने के लिए कई रिसर्च ऑपरेशंस और मिशंस को भी अंजाम दिए। आइए ऐसे ही कुछ रहस्यों के बारे में बात करते हैं जिनका सीक्रेट नाजी आर्मी किसी भी हालत में पता लगाना चाहती थी। द होली ग्रेल क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड एक मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट है जिसे द होली ग्रेल कहते हैं। कहा जाता है कि ये एक तरह का प्याला है जिससे अगर कोई व्यक्ति पानी पी ले तो वो अमर हो सकता है। वैसे तो इस प्याले का जिक्र किसी भी बाइबल में नहीं मिलता, लेकिन कई ईसाई धर्म के लोगों का मानना है कि इस दुनिया में सच में ऐसा एक प्याला मौजूद है। ये भी माना जाता है कि इस प्याले का इस्तेमाल ईसा मसीह ने आखिरी बार किया था। जर्मनी के हिटलर ने इस होली ग्रेल को ढूंढने के लिए अपनी जी जान लगा दी थी। इसके लिए उसने रिसर्चर्स की एक टीम ही तैयार की थी। अलग अलग देशों में लोगों को ये प्याला ढूंढने के लिए हिटलर ने भेजा। साल 1924 में ओटो रॉन ने हिस्ट्री में अपनी डिग्री हासिल की। होली ग्रेल को ढूंढने के लिए उनके अंदर एक अलग तरह का जुनून सवार था। उन्हें पूरा यकीन था कि 20th सेंचुरी में कहीं ना कहीं ओरिजिनल प्याला जरूर मौजूद होगा। एक प्राचीन क्रिश्चियन पोयम में होली ग्रेल के बारे में एक क्लू दिया गया था। उस क्लू के अनुसार ओटो रॉन ने साउदर्न फ्रांस में अपनी खोज शुरू की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। अपने इस रिसर्च अभियान के बारे में उन्होंने क्रूसेड अगेंस्ट द ग्रेल नाम की बुक में बताया है। उनकी इसी बुक को पकड़कर नाजी की स्पेशल सर्च आर्मी के लीडर हिनरिच हिमलर के अंदर भी होली ग्रेल को ढूंढने का पागलपन सवार हो गया। रॉन ने भी एक बार फिर से होली ग्रेल की खोज शुरू की थी, लेकिन एक बार भी उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। साल 1937 में ओटो रॉन की डेड बॉडी एल्प्स माउंटेन पर जमी हुई हालत में पाई गई। शायद वो यहाँ पर होली ग्रेल की खोज कर रहे थे। हिमलर ने इसके बाद भी अपनी खोज अभियान जारी रखी। वो मॉन्क्स के पास गए और उनसे होली ग्रेल का पता पूछने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई और नाजी आर्मी के हाथ कुछ भी नहीं लग पाया। वैसे तो पूरे यूरोप में 200 से भी ज्यादा ऐसे चर्च हैं जो अपने यहाँ होली ग्रेल होने का दावा करते हैं, लेकिन स्पेन के वेलेंसिया शहर में मौजूद चर्च में होली ग्रेल के होने की बात पर सबसे ज्यादा यकीन किया जाता है। एक्स्टर्नस्टाइन जर्मनी के ट्यूटोबर्ग फॉरेस्ट में एक्स्टर्नस्टाइन नाम की एक हिस्टोरिकल प्लेस है। इस जगह को कई सालों से पवित्र माना जाता है। यहाँ पर सैंडस्टोन्स के बने हुए शानदार पिलर्स भी बने हुए हैं। कुछ का कहना है कि यहाँ पर लोग पूजा पाठ किया करते थे। कुछ का कहना है कि ये एक प्री हिस्टोरिक ऑब्जर्वेटरी के तौर पर इस्तेमाल होने वाली जगह है जहां से एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट्स की जाती थी। लोगों का कहना है कि जर्मनी की एक ट्राइब यहाँ पर रहती थी। इसी स्थान पर इरमिनसूल के होने की बात कही जाती है, जो एक प्रकार का सेक्रेड ग्रेट पिलर हुआ करता था। कहा जाता है कि इस पिलर को 8th सेंचुरी में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इस खोए हुए पिलर को ढूंढने की जिम्मेदारी साल 1935 में नाजी आर्मी ने हिनरिच हिमलर को दी, जो स्पेशल रिसर्च आर्मी को लीड कर रहे थे। इस आर्मी का काम था इतिहास और कल्चर से जुड़ी रहस्यमय चीजों की खोज करना और ये साबित करना कि हम ही असल में आर्यंस के वंशज हैं। ओरिजिनल आर्यन जीन हमारा ही है। हिमलर ने अपनी टीम के साथ एक खोज अभियान चलाया। ट्यूटोबर्ग फॉरेस्ट के स्टोन पिलर्स पर रिसर्च की। टीम ने बताया कि इस जगह को क्रिश्चियनाइजेशन कैंपेन्स के टाइम पर बर्बाद कर दिया गया था। हिमलर ने यह भी बताया कि रॉक्स पर जो कार्विंग्स बनी हुई हैं वो यहाँ हुए विनाश को बयां करती है। नाजियों का मानना है कि यहाँ पर सैक्सन कम्युनिटी के लोग रहा करते थे जो असल में आर्यंस रेस के वंशज थे। लेकिन इस रिसर्च में मोड़ तब आया जब पता चला कि कुछ रॉक फॉर्मेशन 70 मिलियन साल पुरानी है। इतने साल पहले किसी भी तरह के ह्यूमन एक्टिविटी के सबूत अभी तक नहीं मिल पाए हैं। हिमलर ने बताया कि 10,000 BC में इस जगह पर लोगों ने रहना शुरू कर दिया था और 8वीं शताब्दी तक लोग यहाँ पर रहते थे। लेकिन यह पूरा रिसर्च अभियान जिस ग्रेट पिलर के लिए चलाया जा रहा था उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। द विचेस ऑफ करेलिया रूस और फिनलैंड के बॉर्डर पर एक करेलिया नाम के रीजन में एंशिएंट फॉरेस्ट है। माना जाता है कि एक समय पर इस जंगल में जादू और टोने टोटके करने वाले लोग खूब रहा करते थे। वे लोग तंत्र मंत्र की मदद से किसी को भी वश में कर सकते थे। नाजी की आर्मी साल 1936 में ऐसे ही किसी तांत्रिक की खोज में निकली। उस समय में ऐसे मिथ और अंधविश्वास वाली बातों पर लोग खूब यकीन करते थे। खैर, मानने वाले तो आज भी इन सभी बातों को सच मानते हैं।
फिनलैंड का एक शख्स यहाँ पर टोने टोटके की खोज कर रहा था। हेनरिच हिमलर को जब इस बारे में पता चला तो दोनों ने साथ मिलकर करेलिया के जंगलों में खोज शुरू की। हेनरिच का ये भी मानना था कि शायद यहाँ पर आर्यंस की कोई लास्ट नॉलेज भी उन्हें मिल सकती है, जिससे कि नाजी आर्मी को मजबूती मिलेगी। जंगल के आसपास कुछ ट्राइबल पीपल रहते थे जो प्राचीन कस्टम्स को भी फॉलो करते थे। नाजी आर्मी ने मैग्नेटोफोन जैसी टेक्नोलॉजी की मदद से रिमोट विलेज और ऐसे लोगों का पता लगाया। इस दौरान उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो प्राचीन काल का लग रहा था। उसने कभी भी ट्रेन नहीं देखी थी, स्कूल क्या होता है उसे ये तक नहीं पता था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी एंशिएंट सभ्यता का मानव है। भले ही उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन कई प्राचीन श्लोक और गीत उसे याद थे। नाजी आर्मी ने माना कि शायद ये भी आर्यन जीन्स का ही वंशज है। इस खोज अभियान के दौरान उनकी मुलाकात 92 साल की जादूगरनी से हुई। गांव के लोग कहते थे कि वो महिला चुड़ैल है और उससे दूर ही रहो, लेकिन फिर भी रिसर्चर्स की टीम महिला से मिलने गई। उस समय वो महिला अपने बागान से मशरूम तोड़ रही थी। महिला को पता चल गया कि कुछ लोग उसकी शक्तियों के सीक्रेट के बारे में पता लगाने आए हैं। इसी दौरान रिसर्चर्स ने कुछ प्राचीन गीत चला दिए जो उन्होंने रिकॉर्ड किए हुए थे। इसके बाद अचानक से उस महिला की सारी शक्तियां चली गईं। कई कोशिशों के बाद भी वो दोबारा जादुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाई। इसी तरह से जादुई शक्तियों की खोज भी नाजियों की पूरी नहीं हो पाई। तिब्बत। साल 1938 में हिमलर ने नाजी की स्पेशल सर्च आर्मी के कुछ लोगों को एशिया में तिब्बत की यात्रा पर भेजा। हिमलर का ऐसा मानना था कि तिब्बत में कई चीज़ों की खोज हो सकती है। कई महीनों तक वे लोग तिब्बत के अलग अलग शहरों में घूमते रहे। साल 1939 में जनवरी में ठंड के दिनों में 5 लोगों ने तिब्बत के प्राचीन शहर लासा में प्रवेश किया। वे सभी वाइट पीपल थे, लेकिन बहुत जल्द तिब्बत के लोगों के साथ घुल मिल गए। इस मिशन को अर्न शायर लीड कर रहे थे। लोकल लोगों ने सभी मेहमानों का अच्छे से सम्मान किया। तिब्बत के लोगों को यह पता नहीं था कि वो सभी एक सीक्रेट मिशन पर यहाँ आए हुए हैं। अर्न शहर को हिमलर ने कहा कि वो तिब्बत में साइंटिफिक डिस्कवरी करे और पूरे अभियान के लिए उन्हें अच्छा खासा पैसा भी दिया जाएगा। पहले तो टीम ने तिब्बत के पेड़ पौधों और वहां के लोगों पर रिसर्च की। सभी जानकारी को डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया। असल में कुछ नाजी का ऐसा मानना था कि तिब्बत में आर्यन रेस के ओरिजिन के सबूत मिल सकते हैं। इसी को लेकर डेटा कलेक्ट करने के लिए टीम को तिब्बत भेजा गया था। नाजी ने पहले तो तिब्बत के लोगों के फेशियल स्ट्रक्चर और फिजिकल मेजरमेंट्स पर रिसर्च की। इसी बीच नाजी ये भी चाहते थे कि वर्ल्ड वॉर के समय तिब्बत उन्हें सपोर्ट करे। इससे उन्हें इंडिया में ब्रिटिश आर्मी से लड़ने में मदद मिलेगी। अभियान के दौरान टीम ने सिक्किम में भी प्रवेश किया। हर चीज वो बहुत बारीकी से नोट कर रहे थे। तिब्बत में टीम को स्वास्तिक का चिन्ह मिला, जिसे लोकल पीपल काफी पवित्र और मांगलिक मानते थे। स्वास्तिक का चिन्ह वो टीम अपने साथ वापस ले गई और बाद में यही सिंबल नाजी आर्मी की पहचान बन गया। हालांकि आर्यन जीन्स की जिस खोज के लिए टीम को तिब्बत भेजा गया था वो पूरी नहीं हो पाई। तिवानकू। साल 1928 में एडमंड किस नाम के जर्मन व्यक्ति बोलिविया के हिस्टोरिकल प्लेस तिवानकू में खोज के लिए गए। एडमंड कोई साधारण ट्रेवलर नहीं थे, बल्कि वो एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी को प्रूव करने के मिशन पर निकले थे। असल में तिवानकू हमेशा से ही रिसर्च और आर्कियोलॉजिस्ट के बीच में आकर्षण का केंद्र रहा है। ये एंशिएंट साइट्स हजारों साल पुरानी बताई जाती हैं। माना जाता है कि एक समय पर यहाँ पर कोई प्राचीन सभ्यता रहा करती थी, लेकिन हजारों साल पहले किसी सभ्यता ने इतना आधुनिक शहर किस तरह बसाया होगा। कई पत्थर तो यहाँ पर 400 टन वजनी भी हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज वो लोग करते थे। एडमंड किस का मानना था कि एक प्रलय के कारण ये पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। एडमंड किस को अपने इस अभियान में आर्थर पोन्सेन स्काई का साथ मिला। इनका मानना था कि इस शहर को यहाँ के मूल निवासियों ने नहीं बसाया था, बल्कि बाहर से आने वाले लोगों ने इस शहर को करीब 17,000 साल पहले बसाया था। एडमंड ने पूरी साइट को अच्छे से एक्सप्लोर किया। वहाँ मौजूद आर्टिफैक्ट्स, दीवारें और नक्काशी पर रिसर्च की। एक आदमी के स्कल्पचर ने एडमंड को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। उनका मानना था कि ये शख्स एक नार्डिक फीचर है जो सुपीरियर आर्यन ओरिजिन का प्रूफ है। उन्होंने ये भी बताया कि इस पूरी साइट पर यूरोपियन आर्किटेक्चर की झलक दिखती है। बारोक स्टाइल के दरवाजे, ग्रीक क्रॉस सिंबल से ये बात उन्होंने प्रूफ की कि इस जगह को लोकल लोगों ने नहीं बनाया। ये ग्रेट कॉम्प्लेक्स वास्तव में आर्यंस नहीं बनवाया था। हालांकि इस थ्योरी पर भी मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट बहुत सवाल खड़े करते हैं। सच क्या है, इसको लेकर लंबे समय तक रिसर्च जारी रहेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको
ये वीडियो पसंद आई होगी। नाजी का कौन सा मिशन आपको सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगा, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।